Hello, friends, and welcome to my YouTube channel. I am Ananya Srivastav, and today I am going to tell you how to score good percentage in class 10th. अब हम सब जानते हैं कि 10th चालू हो चुकी है, उतना टाइम भी नहीं बचा एग्जाम में, और हम सबकी कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि हम एक अच्छे परसेंटेज 10th में स्कोर कर सकें. I scored 97 in science, 99 in mathematics standard and 100 in social science. तो ऐसा क्या किया मैंने, ऐसे कैसे उन चैप्टर्स को डिवाइड किया और उन्हें कैसे पढ़ा कि आई वॉज एबल टू स्कोर 98% इन 10th. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ: साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स. तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की. साइंस इसलिए भी उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें अगर 11th एंड 12th में साइंस एज अ स्ट्रीम लेनी है, तो काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं हमारी 10th में जो कि हमें हेल्प करेंगे आगे. फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो अब देखते हैं कि साइंस को एक्चुअली मैनेज कैसे करें. नॉर्मली देखिए, एक तो की पॉइंट है कि आपको 10th में किताबों की रीडिंग तो करनी ही है. उनको अच्छे से रीड करिए क्योंकि दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 99% 10th में बुक से ही आता है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट हमें और क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए. क्या करते हैं ना, हम मोस्टली नॉर्मल चीज़ें तो रीड कर लेते हैं जो बड़े बड़े में लिखी होती है. बट जो एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं, जो या फिर जो चीज़ें ब्लू बॉक्स में लिखी होती हैं, हम उन्हें सिर्फ एक नज़र से देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. स्पेशली अगर मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ, तो एक्टिविटीज़ में हमें ये तो लिखा होता है कि उस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है, पर कई बार उसका कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा होता, या फिर लिखा भी होता है तो हम उस बात को ध्यान से नहीं देते. बट दैट इज़ एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर कहीं कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन लिखा है तो उसे अंडरलाइन करिए, और कहीं नहीं लिखा है तो उसे गूगल में सर्च करिए या फिर किसी टीचर से पूछिए और वहाँ पे उसका कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशन ज़रूर लिखिए. क्योंकि कई बार ये भी होता है ना कि ऐसा एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है कि ये कंपाउंड निकला है, तो हमें कैसे पता लगाएं कि ये कंपाउंड निकला है. क्योंकि हर हर जैसे गैस है तो किसी के में ब्रिस्क इफर्विसेंस होता है, किसी का कोई कलर होता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आखिर ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है. नेक्स्ट थिंग, मूविंग ऑन टू कलर. जैसे कि मैंने कहा, कई कंपाउंड्स का कलर भी मेंशन किया हुआ है हमारी बुक में. तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास उसका कोई रिएक्शन दिया हुआ है या उस कंपाउंड का नाम लिया गया है. मेरी मैम ने मुझे कहा था कि आप एक काम करो, कलर पेंसिल से ना जिस कलर का, मान लीजिए वो कंपाउंड येलो कलर का है, तो जहाँ पे उस कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है या उसका केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, वहाँ पे उस कलर की पेंसिल से उसको कलर कर दो. तो क्या होगा ना, जब भी हम पेजेस पलटेंगे या लास्ट टाइम में भी, लास्ट मोमेंट में भी अगर हम रिवाइज करेंगे, तो हमारी फोटोजेनिक मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा और हम इजीली उसको याद रख पाएंगे. नाउ, और हम बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है: कैटेनेशन प्रॉपर्टी, होमोलोगस सीरीज, सोप एंड भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके रखें. मैं एक की चीज़ क्या करती थी, मैं कोई भी पैराग्राफ पढ़ती थी और उसमें जो भी मुझे क्वेश्चन लिखता था ना, मैं कम से कम 10th में तो उसी बुक में वो क्वेश्चन लिख लेती थी और फिर अंडरलाइन कर लेती थी कि उस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली किस लाइन ऑफ द पैराग्राफ में दिया हुआ है, कि यहाँ पे उसका आंसर है. और जब लास्ट टाइम मुझे लास्ट बार रिवाइज करना था क्लास 10 से पहले, तो मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस को रीड मार लेती थी कि क्या मुझसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं. जितना हो सके उतने बनाओ कि एग्जामिनर एकदम पागल हो जाए कि भाई इससे ज़्यादा तो पूछ ही नहीं सकता ना एग्जामिनर. आपको खुद ये सोचना है कि अगर आप एग्जामिनर होते और आप टफ से टफ पेपर बना रहे होते, तो आप एक्चुअली क्या क्वेश्चंस देते. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है बायोलॉजी. बायोलॉजी में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसको प्लीज़ बार बार खुद बना के देखो. हमें ऐसा लगता है कि हमने एक बार बनाया है और हमें याद रह जाएगा, बट फिर हम उसको भूल जाते हैं एंड दैट रून्स एवरीथिंग. और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में तो मैं ये कहूँगी कि एक काम करो, जो भी सारे एंजाइम्स लिखे हुए हैं ना, उन एंजाइम्स को एक जगह लिख लो. एक टेबल बनाओ, उसमें एंजाइम्स लिखो, वो एंजाइम्स का सोर्स लिखो, मतलब किस जगह पे जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो सब लिखो. क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम ना उसको भूल जाते हैं बिकॉज इतने सारे एंजाइम्स दिए होते हैं. और उसको ना कहीं अपनी टेबल पे या किसी दरवाजे पे चिपका लो. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तुम ऐसे कहीं भी जाओगे, मूव करोगे या देखोगे ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो रिकॉल होता जाएगा. क्योंकि हर चीज़ अपने इस दिमाग में फिट करके पूरे टाइम याद रखना, इट्स नॉट पॉसिबल. ना हम बात करते हैं फिज़िक्स की. फिज़िक्स में मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं ना, कि हम जो है सिर्फ याद कर लेते हैं. ठीक है, हम जो मतलब कि जब सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्मूलेज याद कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेंगे फॉर्मूला, थ्योरी किसको पढ़नी है. बट ऐसा नहीं है. इवन इन फिज़िक्स
थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आसमान का कलर ऐसा ही क्यों होता है, सनसेट पे क्या होता है, सनराइज पे क्या होता है। आपको ना कि सिर्फ उसको लिखना है बल्कि उसका डायग्राम भी बनाना है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ऐसे थ्योरी छाप के आ जाते हैं, वो भी नहीं चलेगा। बिकॉज एज आई सेड, टेंथ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली प्रेजेंट योर आंसर। अगर आपके नॉलेज के मार्क्स होते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं। तो इवन मैं तो कहूँगी कि कुछ आप सैम्पल बुक्स खरीदिए जिसमें एक्चुअली टॉपर्स के आंसर लिखे हों, तो आप ये देख सकें कि किस तरह से हम आंसर को प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर को वो सही लगे, एग्जामिनर उसको ढंग से पढ़ पाए। एंड आई वुड से अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो प्लीज़ इट इज़ वेरी हाई टाइम कि आप अपनी राइटिंग सुधार लें, क्योंकि अगर उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या लिख रहे हैं तो वो कैसे ही मार्क्स देगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ना सिर्फ आप फॉर्मूलेज पढ़ें, मतलब इवन आई के डायग्राम्स है वो भी अच्छे से प्रैक्टिस जाएं। आई के कौन से फिर मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मायोपिया हो गया, वो सब भी आप पढ़ के जाएं। और थ्योरी भी कि कलर कैसे हो रहा है प्रिज्म का, एवरीथिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट कि अरे जस्ट फिजिक्स है तो सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाते हैं, इट इज़ नॉट गोना वर्क। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ मैथ्स। मैथ्स में क्या होता है ना, मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि अब जैसे हम, मैं जानती हूँ ना, मतलब हम जो मैथ्स के, जिनका मैथ्स फेवरेट होता है ना, जैसे कि मेरा मैथ्स फेवरेट था, तो क्या होता था ना, मुझे ऐसे जो प्रूफ करने वाली चीज़ होती है ना, लाइक बीपीटी हो गया या रूट टू रैशनल हो गया, मेरे को बहुत गुस्सा आती थी उन सब चीज़ों को करने में कि यार क्या ये याद करवानी पड़ रही है। बट वो ना, बहुत हम लोगों ने तो ऐसा किया था कि नवंबर के बाद से हम हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन जब स्कूल जाते थे तो हम हर दिन एक ना एक बार जो है बीपीटी को प्रूफ करते थे, रूट टू इरेशनल को या रूट वॉट एवर द नंबर इज उसको प्रूफ करते थे, ताकि वो हमारे दिमाग में ना एकदम ऐसे टिप्स में आ जाए कि जब हमारे पेपर में आएगा तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। एंड आई विल रिकमेंड यार, भले ही आपने बेसिक लिया हो या स्टैंडर्ड लिया हो, अपने दिमाग में मत लेके चलो कि हमने बेसिक लिया है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, या स्टैंडर्ड लिया है तो हम इजी क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करें। यू नेवर नो एग्जाम में क्या आने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ो कि भाई सबने सेम ही मैथ्स लेके रखी है, ठीक है। और बीपीटी अच्छे से याद होना चाहिए, जो भी थ्योरम्स है वो लिटरली आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और मैथ्स में एक और की चीज़ है, एक्चुअली की चीज़ तो हर किसी में ये कि आप बहुत सारे पेपर्स लगाओ, बट स्पेशली इन मैथ्स, क्योंकि और मैं ये भी कहूँगी जैसे आर डी शर्मा, इफ़ नॉट पॉसिबल कि आप पूरी बुक नहीं लगा सकते तो कम से कम ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तो प्लीज़ आर डी शर्मा लगाओ, क्योंकि एप्लीकेशन वाले में ना आपको एक्चुअली न्यू न्यू वेराइटीज़ के क्वेश्चंस मिलेंगे आर डी शर्मा में। और मैं ये नहीं कह रही कि उससे आ ही जाएंगे, ऐसा तो कोई श्योर नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट आपको ना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस वैरायटी के क्वेश्चन लगा लिए। मैथ्स में आप जितने पेपर्स लगाओगे ना, एज मच एज आई रिमेंबर, नवंबर से लेकर हमारा एग्जाम क्योंकि मार्च में था, नवंबर से लेकर मार्च तक वी लिटरली प्रैक्टिस्ड पेपर्स एवरी डे, और टाइमिंग के साथ कि इतने ही घंटे में हमें ये पेपर करना है, जितना एक्चुअली टाइम होता है पेपर का उससे आधे घंटे कम करके ही, ताकि और भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो या जो भी भरना हो, या हमारे पास एटलीस्ट आधा घंटा रीचेक करने को बच जाए। और कैलकुलेशंस क्या होता है ना, कई बार हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में कैलकुलेशंस गलत कर देते हैं। मेरे प्री बोर्ड्स होते थे, मैं एमसीक्यूज में इतनी गलतियां करके आती थी, क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझसे तो ये बन रहा है, भागम भाग में कुछ भी माइनस प्लस की कर दी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। सो वो मेन चीज़ मैथ्स में तभी हो सकती है जब आप बहुत सारे पेपर्स लगाओ। और मतलब ऐसा हो जाना चाहिए ना टेंथ के एग्जाम तक, देखो सीरियसली टॉकिंग, टेंथ का सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है। हमें उस एज में वैसे भी, हम जिस क्लास में होते हैं हमें वो क्लास टफ लगती है, हमें उस टाइम पे लगता है यार कितना सारा सिलेबस है, बट अगर हम उसको एक्चुअली ढंग से शेड्यूल कर लेना कि कैसे 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 करना है, बहुत ईजी है टेंथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना। और कम से कम 2 बार रिवीजन तो हो सकता है, बिकॉज अगर आपने पहली बार में अच्छे से पढ़ा ना, पहली बार में आपने बुक में ही अच्छे से नोट्स बनाए, तो दूसरी बार में आपको बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, और तीसरी बार में तो बस मिनटों में होगा। और ऐसा होना चाहिए ना कि पेपर के टाइम तक तुम्हें ये ना लगे कि अरे बाप रे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, ये तुम्हें ये लगना चाहिए कि अब मैं इसको कितनी बार पढ़ूँ भाई, मेरा दिमाग थक गया, हमें अब बस अब पेपर दे के आना है, उल्टी हो जाएगी अब, इतना होना चाहिए ना, स्पेशली इन मैथ्स। क्योंकि मैथ्स तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम हर दिन एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हें वैसे भी तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि भाई अब तो जो भी मैथ्स का पेपर आएगा, नॉर्मल हम हर दिन तो पेपर देते हैं, अब वापस जाके पेपर दे देंगे। क्योंकि हर बार, जैसे इस साल भी मैंने सुना था कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था। तो मैथ्स में देखो, वर्ड्स या नंबर्स तो उठ के आएंगे नहीं, और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि नए टाइप की, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया, उसमें नई नई चीज़ें दे देते हैं, मेन कॉन्सेप्ट वही होगा, बट तुमने उस टाइप के अगर क्वेश्चंस नहीं लगाए होंगे तो उस पॉइंट पे, उस एग्जाम में तुम्हारा दिमाग चलना, इट विल बी वेरी टफ।
सो प्लीज़ 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 सॉल्व एज मैनी पेपर्स एज यू कैन एंड उसको चेक भी कराओ क्या गलती है, उसको टिक भी करो एंड मेक श्योर कि अगले पेपर में तुम्हारी उस टॉपिक पे गलती ना हो. Now moving on to the third subject, that is social science. सोशल साइंस देखो, अब बहुत से लोगों को ना एसएसटी बोरिंग लगता है, बट आई वुड से अगर हम उसको उसको ना कहानी की तरह ही एक्चुअली पढ़ना होगा. अब लोग बोलते हैं कि क्या कहानी, कहाँ किसी और देश की. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यार देखो, अगर उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो एक्चुअली इंटरेस्ट आएगा. जैसे कि हम जो फर्स्ट चैप्टर खोलते हैं उसमें एक फोटोग्राफ दी है. नॉर्मल फोटोग्राफ है, लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते भी नहीं है. बट यू हैव टू, आप उसमें देखोगे ना हर हर चीज़ का कोई मीनिंग है कि वो ऐसा क्यों है, वो ऐसे क्यों पड़ी हुई है, वो चीज़ किसी ना किसी चीज़ को डिपिक्ट किया है. और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो कहूँगी बुक में ही मतलब अंडरलाइन कर लो कहाँ कहाँ उसके बारे में दिया हुआ है. जो वर्ड्स दिए होते हैं लाइक यूटोपिया एंड ऑल, उनकी डेफिनेशंस भी तुम्हें पता होना चाहिए. और एक्चुअली तुम कनेक्ट करते जाओगे ना तो तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ स्टोरी. एंड स्पेशली मैप्स की बात करूँ मैं तो क्या होता है, हम मोस्टली जो होता है ना हिस्ट्री के मैप्स को इग्नोर करते हैं. हम मैप्स किसका रखते हैं, हम डैम्स का याद कर लेते हैं, हम और अलग अलग चीज़ों का याद कर लेते हैं, हम एग्रीकल्चर में याद कर लेते हैं, बट हम हिस्ट्री में मैप्स को इग्नोर करते हैं. बट वॉट आर मैम टोल्ड अस कि आप ना ये जो तीनों जिनका यूनिफिकेशन हमको दिया हुआ है उनके मैप को भी याद करके जाओ. तो लिटरली मैं तो डायग्राम याद करके गई थी, और कुछ भी विजुलाइज कर लो कि ये इस चीज़ की तरह दिखता है या उस चीज़ की तरह दिखता है, मतलब कोई भी ट्रिक से याद कर लो. और उसके बाद जैसे मुझे में जब मेरे पास जब यूनिफिकेशन का क्वेश्चन आया था तो मैंने क्या किया था, मैंने पहली बात तो पैराग्राफ में लिखा, फिर उसके बाद जैसे गाइड में दिया होता है ना डेट्स वाइज वैसे लिखा, क्योंकि हम लोग बहुत बार रिविजन कर चुके थे. फिर उसके बाद उसका मैप बनाया. सो इट वॉज लुकिंग सो प्रेजेंटेबल एंड सो गुड. आपको ये भी याद करना होगा. अब वैसे ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, अगर आप बार बार पढ़ोगे ना तो काइंड ऑफ आपके दिमाग में रिमेंबर हो जाता है और आपको इंटरेस्ट भी आने लगता है. हाँ, मैं तो लिटरली मरती थी हिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें हमारी मैम ने इतना इंटरेस्ट दिलवाया था. बट वही होता है कि स्टार्टिंग में ना बहुत जोश जोश होता है, ये स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स में तो इतना ज़्यादा सही लगता है. बट जैसे जैसे प्रिंट कल्चर आता है ना, प्री बोर्ड्स भी आने लगते हैं, बोर्ड भी पास आने लगता है, और फिर दिमाग ख़राब होने लग जाता है कि ये कैसे याद होगा, क्योंकि प्रिंट कल्चर में स्पेशली डेट्स भी बहुत सारी हैं. तो आई और प्रिंट कल्चर में एक चीज़ और याद रखना, हम प्रिंट कल्चर की फ़ोटोज़ को बहुत इग्नोर कर देते हैं. पर वहाँ पे कुछ कुछ लोगों की भी फ़ोटो दी हुई है जिनके बारे में एक्चुअली सिर्फ उस फोटो के नीचे लिखा हुआ और कहीं उनके बारे में लिखा भी नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक फ़ोटो को ढंग से पढ़ें. टेंथ क्लास की बुक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में जो कि आप इग्नोर करें या आप ये बोले कि अरे ये तो आ ही नहीं सकती. उन्हें उस किताब से पेपर बनाना है, वो कुछ भी उठा के दे देंगे. सो यू एक्चुअली नीड टू रिमेंबर दोज पिक्चर्स. अभी से चालू करोगे ना तो कर पाओगे, लास्ट लास्ट तक छोड़ोगे. आई वुड से अपना सिलेबस कम से कम नवंबर तक तो ख़त्म कर ही लो, क्योंकि यार तुमको रिविजन भी करना है, तुमको एक बार में तो सब कुछ याद हो नहीं पाएगा. प्लस इतनी सारी पिक्चर्स हैं. So it is very very necessary. If we talk about economics, economics is also like उसको पढ़ोगे ना it's not that tough. उसको धीरे धीरे समझते जाओगे. इट इज़ समथिंग, इकोनॉमिक्स हो गई या जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक होती है, इट्स लाइक कि वो सेम ही चीज़ है. मतलब तुम उसको अपने अराउंड देखोगे तो उसको समझना इट्स नॉट डिफिकल्ट. ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी में जैसे एग्रीकल्चर आता है वो तो मुझे बहुत ही मर मर के याद हुआ था. उसको लिटरली याद करने में इतनी मेरे को मौत आती थी. वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो कहूँगी एग्रीकल्चर के तो तुम यार कहीं से अलग से नोट्स बना लो और लिख लो कि ये सॉइल कहाँ होती है, क्योंकि सॉइल कैसी है वो तो प्रॉपर, ये क्रॉप्स कहाँ कहाँ होते हैं, क्योंकि एक ही क्रॉप बहुत सारे स्टेट्स में भी होता है. तो उसको याद रखना बहुत ज़्यादा टफ होता है. जो डैम्स हो गई या कोल माइंस हो गई, हम लोग तो लिटरली प्री बोर्ड के टाइम पे जब हमारी नहीं हो पाती थी रिवीजन, हम सुबह सुबह जाके देखते थे कि कौन सा मैप कैसे है, और फिर पता नहीं वो क्या ही दिमाग में जितना रहता था. बट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप मैप करें. और मैं तो कहूँगी मैप ले आओ तुम अच्छे से 50-60 अपने पास, और मार्क करके देखो कि तुमसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, गलत तो नहीं कर रहे हो. क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम देख लोगे तो नहीं होगा. और प्लीज़ यार टेंथ में पहली बात तो एग्जाम्पलर लगाओ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो अपना सिलेबस भी चेक करो, उसमें मैप मार्किंग्स जो दी हुई हैं जितनी दी हुई है, हमारी मैम ने तो एक अलग से कॉपी ही बनवा दी थी कि ये सारी मैप की कॉपी हैं, आप इसको रिवाइज करते रहें. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं किताब को, मैप को रखते हैं कि हाँ लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे, और लास्ट में देखना ही भूल जाते हैं. तो मैप्स को मत भूलेगा. सो आज के लिए इतना ही. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, और डू यू वांट टू नो अबाउट द रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड. थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.